हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट है ना, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ये सारी बातें हम पिछले भाग में हमने की थी और इसी के बारे में आज और बातें करेंगे, है ना। तो करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल हमने अपना टॉपिक छोड़ा था, लास्ट में हमने बात की थी आपकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, कि जो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो उससे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होता है। और हीटिंग इफेक्ट के दो एडवांटेजेस हमने पढ़े थे, मतलब उसके हमने बात की थी, कहीं पे हमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए होता है ज़्यादा, कहीं पे हमें नहीं चाहिए होता है। उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, दो होते हैं, कहीं पे हमें हीटिंग इफेक्ट की जरूरत है, कहीं पे हमें नहीं है। जैसे हमने बात करा, हमारे पास जैसे कि रूम हीटर हो गया, हमारे पास रूम हीटर है, हमारे पास क्या है, आयरन रॉड है, पानी गर्म करने की रॉड होती है, आयरन रॉड है, हमारे पास क्या होता है, गीजर होता है, ठीक है ना, वो सब। और एक हमारे पास जो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए हम जो वायर का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए हम वायर्स का यूज करते हैं ना। कौन कौन सी वायर का यूज करते हैं हम करते हैं कॉपर की वायर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, सिल्वर की वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें हीटिंग इफेक्ट की जरूरत है, रिक्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पे नॉट रिक्वायर है। अब ऐसा क्यों? ठीक है, हमने बात की रूम हीटर है। रूम हीटर में हमने बात किया था कि क्या होता है, एक वायर होती है जिसको हमने क्या नाम दिया था, कॉइल ऑफ वायर होती है, जिसको हमने एलिमेंट कहा था, है ना। रूम हीटर है, आयरन रॉड है, रूम हीटर में कॉइल ऑफ वायर है जिसका हमने एलिमेंट कहा था। इस एलिमेंट के मतलब जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होता है, फ्लो करता है, तो उस कारण से जो एलिमेंट है वो गर्म होता है। आपने देखा होगा रूम हीटर वेरी रेड हॉट हो जाता है, तो उस कारण से रूम हीटर वो जो एलिमेंट के गर्म होने से हमें आसपास वहाँ पे क्या होती है, जो भी रिक्वायर अमाउंट में हीट चाहिए होती है वो हमें मिलती है। आयरन रॉड आपने देखी, आपने आयरन रॉड को जब स्विच से कनेक्ट किया तो करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने से आयरन रॉड हॉट होती है, हीट होती है, हीटअप होती है, जिस वजह से पानी गर्म होता है। इस तरह से गीजर में भी होता है। तो यहाँ पे हमें हीटिंग इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है हीटिंग इफेक्ट के लिए। जबकि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में जो वायर यूज करते हैं हम, जिन वायर से आपके घरों में बिजली आ रही है, कॉपर की वायर, सिल्वर की वायर, वहां पे हमें इलेक्ट्रिकल में हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो, तो उससे क्या होगा, हमें बार बार तारें रिप्लेस करनी पड़ेंगी, वो तारें जल सकती है, तारें जलने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना, हमारे लिए खतरा है, डेंजरस है। और बाकी हमें रिप्लेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम, जिससे कि कॉस्ट और मेंटेनेंस ज़्यादा आती है। तो हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर जिससे कि कम से कम हीट प्रोड्यूस्ड हो और उस वजह से वो चीज़ें को इफेक्ट ना हो, हीटिंग इफेक्ट का इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में। यहाँ पे ऐसे होता है। तो ये हमने बातें की थी, है ना, ये सारे हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि जो आपके पास अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होती है, भाई कितनी अमाउंट हीट निकल रही है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। ये जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस है किस पे डिपेंड करती है, क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसमें कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिपेंड करती है। तो पहला उनमें से है फैक्टर है आपका मटेरियल पे, कि जो मटेरियल है वो आपका कैसा है, ठीक है ना, मटेरियल। दूसरा आपका लेंथ, उसकी लेंथ कैसी है। और तीसरा थिकनेस, तो हमने बात करी मटेरियल। अभी आपने देखा जब आप कॉपर की वायर यूज कर रहे हैं, सिल्वर की वायर यूज कर रहे हैं, तो जो हीट है वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही है, हीट आपकी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, हीट आपकी कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। लेकिन जब आप निक्रोम की वायर यूज करते हो, या आप रूम हीटर में जो वायर यूज करते हो जनरली निक्रोम वगैरह की होती है, तो वहां पे क्या होता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि हमें चाहिए भी।
है ना, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये हमें चाहिए भी, तो मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस किस पे डिपेंड कर रही है? पहली बात मटेरियल पे, दूसरी बात लेंथ पे, लेंथ कितनी है उसकी, उस पे डिपेंड करती है। थिकनेस, उसकी जो मोटाई है वायर की कैसी है, तो इन इन सब पे डिपेंड करती है। और फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए जो वायर्स होती है डिफरेंट लेंथ की, डिफरेंट मटेरियल्स की और डिफरेंट थिकनेस की यूज करते हैं। जो वायर हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में बनाते हैं वो नॉर्मली हीट प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया, जबकि जो एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के इतने हॉट होते हैं कि वो इजीली विजिबल हो जाते हैं, जैसे कि फिलामेंट हो गया आपका, है ना। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हीट होता है सच अ हाई टेम्परेचर में, वो ग्लो करने लगता है, उसी वजह से तो आप देखते हैं बल्ब में रोशनी आती है, ग्लो करने लगता है। तो इफ अ लार्ज करंट पास थ्रू अ वायर, वायर में बिकम सो हॉट दैट इट में इवन मेल्ट और ब्रेक, टूट भी सकती है वो, है ना। बट इज इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट और ब्रेक? क्या ये पॉसिबल होता है वायर के लिए मेल्ट और ब्रेक होना? हाँ बिल्कुल, वायर के लिए पॉसिबल होता है मेल्ट और ब्रेक होना, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे, है ना। पर आपको इतना समझ में आया होगा कि इस तरीके से चीजें होती है। ये तो रही बल्ब में जो आपने फिलामेंट देखा। अब आपने देखा कि भाई आपके पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स आते हैं, जो ट्यूबलाइट्स आपने अपने घरों में आपने ट्यूबलाइट्स वगैरह देखी होगी, है ना। तो वो भी क्या होती है, लाइटनिंग के लिए यूज्ड होती है ना। और वो भी क्या करती है, हीट देती है। इसका मतलब कि पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग हीट। कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज करा वो हीट प्रोड्यूस करने में भी आती है। तो दिस इज नॉट डिजायरेबल एज इट रिजल्ट द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई इससे इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान हो रहा है ना इनसे, भाई क्योंकि हीट निकल रही है। आपने क्या करा, आपने देखा बल्ब तो आपका ग्लो कर रहा है, लेकिन आप उसको छू के देख रहे हैं वो हीट भी कर रहा है, यानी कुछ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, हीट में निकल जा रही है। मतलब जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना आउटपुट आपको, जितना 100% आपने इनपुट दिया था तो 100% आपने आउटपुट आपको नहीं मिला, 90% आपको आउटपुट मिला, बाकी जो 10% है वो हीट में खर्च हो गया, जिससे कि वेस्टेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हो गया। तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स होती हैं या कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स होते हैं, जो CFL आपने सुने होंगे, घरों में आजकल बहुत यूज होते हैं। अब तो बल्ब इतने यूज होते नहीं, आजकल क्या होते हैं CFL यूज होते हैं या आपकी ट्यूबलाइट्स यूज होती हैं, है ना। CLFL को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। क्या कहते हैं इनको, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ट्यूबलाइट्स होगी, है ना। तो आजकल ये यूज होते हैं क्योंकि ये बेटर इलेक्ट्रिकल एफिशिएंट लाइटनिंग सोर्सेज है। ये इलेक्ट्रिसिटी को इतना मतलब इतना वेस्टेज ये इलेक्ट्रिसिटी का नहीं करते। तो आज की डेट में नाउ डेज यूज ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड, है ना, LED का भी इस्तेमाल होता है। LED क्या हुआ, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, तो लाइट इमिटिंग डायोड हो गया आपके, है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, ये इंक्रीज हो रहे हैं आजकल, ज्यादा इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो फॉर प्रोड्यूसिंग गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट LED बल्ब्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू आपके बल्ब्स और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और CFL। मतलब CFLs और ट्यूबलाइट्स और वो जो बल्ब्स यूज करते थे उसके कंपेयर में भी LED क्या करती है, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करती है। मतलब LED अगर हम बोलते हैं कि सपोज बाकी सब क्या करते हैं 2 किलोवाट ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं एक दिन में, तो LED क्या करेगी, LED आपका 0.5 किलोवाट जूल ऑफ एनर्जी यूज करेगी। तो देख रहा इतना डिफरेंस है LED और बाकी सारी चीजों में। तो इसलिए हम LED का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट है और बहुत सारे जगह हमें क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट करती है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। इट इज एडवाइज टू यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड गैजेट्स विच आर इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट। जो ज्यादा इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट हो, जो कम बिजली खर्च करते हो, उनको हमें यूज करना चाहिए। और कैसे यूज करना चाहिए हमें, जिन पे आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो, है ना। तो न्यू दिल्ली ने बच्चों एक स्टैंडर्ड मार्क प्रोडक्ट में लगाया है जिसको ISI मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, ISI। तो आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट लेते हैं तो
बड़ा ध्यान रखिएगी कि वो आईएसआई मार्क का हो, आईएसआई मार्क का हो तो ही उसको लीजिए, क्योंकि जो आईएसआई मार्क का होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एफिशिएंट होगा, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, जिससे कि आपके जो इलेक्ट्रिक बजट है उस एक तो उसमें क्या करेगा, उसमें आपको फायदा देगा। साथ ही साथ अगर हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक को इतना सीरियसली लेके उसका जो कंजप्शन है कम से कम करेगा, तो हमारी गवर्नमेंट में उसका कम क्या होता है, कम फोर्स पड़ेगा, जिस वजह से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम रेट में मिल सकती है, ज्यादा हम उसका इतना वेस्टेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और सीएफएल में बच्चों क्या होते हैं, मर्करी वेपर्स होते हैं जो कि टॉक्सिक है नेचर में। देयरफॉर डैमेज फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और सीएफएल नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली, है ना। ये जो सीएफएल्स हैं आपके या फ्लोरोसेंट लैंप्स हैं, इनमें क्या होते हैं बच्चों, मर्करी वेपर्स होते हैं, और ये मर्करी वेपर्स टॉक्सिक होते हैं नेचर में। तो अगर ये टूट जाए, आपसे गलती से टूट जाए या कुछ हो जाए, तो इनको जल्द से जल्दी क्या करना चाहिए, इनको फेंक देना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए कहीं सेफ जगह पे, ताकि हमारे कांटेक्ट में ना आ सके, हमें नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये बातें इससे रिलेटेड थी, आपने समझी होगी। वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे कि जो वायर है वो मेल्ट होती है, इस तरीके से मेल्ट हो जाती है, तो इसका क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या चीजें होती है। तो आपने अपने घरों में देखा होगा कि आप सपोज ये आपका घर है, ये आपका घर है, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, यहाँ से आपकी सप्लाई आ रही है, और आपके घर पे एंटर करते ही इस तरफ यहाँ पर आपका क्या लगा है, आपका जो वो होता है, मीटर होता है, जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है, जो कि रीडिंग नोट करता है, जिससे कि पता चलता है हमारा महीने का कितना बिल आ रहा है, वहां पे मीटर लगा रहता है। तो आपने देखा होगा इस मीटर में क्या लगा रहता है, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा रहता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या कारण है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या रोल होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का ये रोल है कि सपोज हमने बात करी कि भाई नॉर्मल एवरेज डे इस पोल से जो लाइट आती है आपके घर में, सपोज ये आती है 240 वोल्ट, है ना। सपोज करके इस पोल से जो एवरेज डे टू डे लाइट आ रही है वो 240 वोल्टेज आ रहा है। कितना आ रहा है, 240 वोल्टेज। पर एक दिन ऐसा हुआ कि वोल्टेज आपका 320 पहुंच गया। कितना हो गया, 320 पहुंच गया। अब आप देखते हैं कि 240 वोल्टेज आपके घर में आती है, पहले वो इधर मीटर पे आती है, फिर वो क्या होती है, ट्रांसमिट होती है पूरे घर में, है ना। वो एक रूम में जाएगी, दूसरे रूम पे जाती है, कहीं पे टीवी लगा है, कहीं पे आपका गीजर है, कहीं पे माइक्रोवेव है, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे घर में लगे हैं। अब 240 वोल्ट आ रही है तो ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, लेकिन एकदम से किसी दिन 320 आ गई। 320 आएगी तो जैसी वो अंदर जाती है, तो उससे हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जिनको तो 240 वोल्ट सहने की उनकी क्षमता है ना, लेकिन एकदम से अगर उनके पास 320 आ जाए तो वो डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, है ना। आग लग सकती है उनपे, है ना, घर पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसको बचाने के लिए क्या लगा रहता है बच्चों, मीटर में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा रहता है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, अपने घर में भी आप देखो तो इलेक्ट्रिक फ्यूज आपको देखने को मिलेगा, उस पर एक वायर होती है। क्या होती है, एक वायर होती है। जैसे ही 240 वोल्ट से ज्यादा की बिजली आई, है ना, तो ये वायर क्या हो जाएगी बच्चों, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रेक। और जैसे ये वायर ब्रेक हो जाएगी तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। सर्किट इनकम्प्लीट हुआ तो आगे करंट आपके आगे घर पे नहीं पहुंच पाएगा, वहीं पे करंट रुक जाता है ना, क्योंकि उसको आगे रास्ता नहीं मिल रहा, पैसेज नहीं मिल रहा जाने का। तो उस वजह से जो आपके घरों में अप्लायंसेस लगे हैं, जो भी हैं, वो सेफ रहेंगे और वो बच सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज का रोल होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का ये काम होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है। ठीक है ना। आइए आपको बात समझ में। आजकल बच्चों जो आपके जो फ्यूज होते हैं अलग अलग काइंड के यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के यूज होते हैं। कुछ फ्यूज आपके घरों में यूज होते हैं, कुछ आपके जनरली यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, है ना। तो ये होते हैं आजकल बच्चों इन ये जो फ्यूज के जगह, इलेक्ट्रिक फ्यूज के जगह आजकल क्या यूज हो रही है, एमसीबी। क्या यूज होती है, एमसीबी। एमसीबी क्या है बच्चों, एमसीबी होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनिएचर सर्किट
मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आप अगर ज्यादा वोल्टेज आए, आपने देखा होगा घरों में एमसीबी लगी हुई है आजकल, तो जो एमसी की वायर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जैसे उसने देखा ज्यादा वायर आई तो उसकी जो वायर है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऑफ पोजीशन में चलाएगी, ऊपर को अगर नीचे को ऑन पोजीशन है तो एमसीबी जैसी अगर ज्यादा वोल्टेज आया तो एमसीबी ऊपर हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा वोल्टेज आ रहा था तो वो अपना आप ही ऑटोमेटिक ऊपर हो जाए। तो ये ऑटोमेटिक होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और फ्यूज आपको बताया, फ्यूज क्या होता है कि वायर लगी रहती है और वो वायर मेल्ट हो जाएगी, वायर टूट जाएगी, फिर हमें क्या करना होता है, फिर नई एक वायर लगानी होती है फ्यूज में, है ना, फ्यूज में नई वायर लगानी होती है, जिस वजह से फिर हम काम चलाते हैं। पर आजकल हम जनरली क्या यूज कर रहे हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपने समझी इलेक्ट्रिक फ्यूज को लेके कि ऐसा ये क्यों होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अभी आपने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट का, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है, क्या हीटिंग इफेक्ट से होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो उसके लिए पहले एक एक्टिविटी करते हैं। एक कार्डबोर्ड ले लीजिए आप, कार्डबोर्ड होता है ना कार्डबोर्ड, उसको ले लीजिए, और कार्डबोर्ड ट्रे होती है, ठीक है ना, फ्रॉम द डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, है ना, आपके पास जो माचिस होता है ना, माचिस का मैच बॉक्स, उससे निकाल के वो आप कार्डबोर्ड वो ले लीजिए, और उसमें एक इलेक्ट्रिक वायर रैप कर, कुछ टाइम्स आप इलेक्ट्रिक वायर को उस पर लपेटिए, और एक स्मॉल कंपास नीडल उसके अंदर रख दीजिए। फिर उसको कलेक्ट करिए फ्री एंड ऑफ द वायर को इलेक्ट्रिक सेल से थ्रू अ स्विच, है ना, इस तरीके से हमको बनाना है, ठीक है। ये तो ये मैच बॉक्स हो गया। मैच बॉक्स हमने तार लपेट ली और उसके फ्री एंड्स को हमने क्या कर दिया, इस सेल से हमने कनेक्ट कर दिया। ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, ये आपके पास स्विच हो गया, ये क्या है, स्विच है, ठीक है। ये क्या हो गया, बल्ब हो गया, है ना, बल्ब हो गया। इस तरीके से हमने किया, ठीक। चलिए, और इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, कंपास रखा है। इस मैच बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है, ये कंपास है। इस मैच बॉक्स के अंदर हमने कंपास रखा हुआ, ठीक है ना। चलिए, अब हमने क्या करना है, कंपास की जो नीडल है, ये कंपास कैसी नीडल होती है ना, कंपास की नीडल, उसकी हमको डायरेक्शन नोट कर लेनी है। हमने क्या करना है, नोट करना है डायरेक्शन जिसमें कंपास नीडल पॉइंटिंग है। आप क्या करना है बच्चों, एक बार मैग्नेट लेके आना है, कंपास नीडल के पास एक बार मैग्नेट लेके आना है, एक मैग्नेट लेके आना है, और देखना है क्या हो रहा है ना। अच्छा, केयरफुली वॉच करना है कंपास नीडल को। अब क्या करना है हमको, इसको जो स्विच है इसको ऑन कर देना है, इस स्विच को क्या कर देना, ऑन कर देना है। ऑन करेंगे स्विच को, और अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुई। अब स्विच को वापस से ऑफ पोजीशन पे कर दो, क्या कंपास नीडल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे चल गई। इस एक्सपेरिमेंट को आपने कुछ देर करना है। और व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट, क्या हो रहा है, तो हमें पता है कि भाई जो नीडल होती है कंपास की, वो एक टाइनी मैग्नेट होती है। कंपास में जो नीडल लगी रहती है ना, वो एक टाइनी मैग्नेट होती है। तो जो टाइनी मैग्नेट होती है, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, आपको पता है कि भाई मैग्नेट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो टाइनी मैग्नेट की भी जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी। जब हम एक मैग्नेट लेके आए इसके पास, शुरुआत में जब हमने स्विच ऑन नहीं किया था, तो जो नीडल थी बच्चों वो डिफ्लेक्ट हुई। नीडल क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। भाई एक नीडल तो है ही मैग्नेट, एक टाइनी मैग्नेट, एक और मैग्नेट आप लेके आ रहे हैं उसके पास, तो मैग्नेट का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमने देखा कि जो कंपास नीडल है डिफ्लेक्ट हुई व्हेन द करंट फ्लोज इन अ नियर बाय वायर। जब हमने स्विच को ऑन करा, तो जैसे हमने ऑन करा सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट होने से क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट होता हुआ आपका आया इधर नेगेटिव टर्मिनल पे, सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ। तो हमने देखा जैसी करंट इलेक्ट्रिक ये जो वायर से पास हो रहा है इस कॉइल के आसपास, तो भी नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, तो भी क्या हो रही है बच्चों, नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना, जब करंट फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि भाई जब करंट फ्लो करता है वायर से,
क्या मैग्नेट बिहेव करता है? क्या जो वायर है मैग्नेट की तरह बिहेव करती है? बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, जब करंट एक वायर से होके जाता है, गुजरता है, तो जो आपकी वो है वायर है, वो किसकी तरह बिहेव करी? मैग्नेट की तरह बिहेव करी। तो ही तो क्या हुआ, जो कंपास नीडल है डिफ्लेक्ट हुई, वरना कंपास नीडल कब डिफ्लेक्ट हुई थी? एक तो मैग्नेट के पास लाने पे, जब आपने एक मैग्नेट पास लेके आए नीडल पे, तो मैं कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुई थी। दूसरा, जब सर्किट में करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेट जो आपकी नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही। इससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो करंट फ्लोइंग वायर है इज ऑल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट, वो भी मैग्नेट की तरह क्या करती है? बिहेव करती है। तो यही साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ओरेस्टेड, जिन्होंने देखा पहली बार, पहले पर्सन थे जिन्होंने ये जो नोटिस है, नोट किया, ये जो नोट किया डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल हर बार जब करंट पास होता था वायर से। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसी को हम बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट को हम मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं? मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का नाम सुना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेक्निक ही क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए काम आती है। ठीक है ना। इतना बात आपको समझ में आया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे हो रहा है? जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा किसी वायर से, तो वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो वायर क्या करती है? मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट होते क्या है। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की कि व्हाट डज इलेक्ट्रोमैग्नेट सिग्निफाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बच्चों होते हैं, दे आर कॉल्ड टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम क्या कहते हैं? टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। टेम्पररी मैग्नेट क्या? ये हम बनाए, इनको हम टेम्पररी क्या बनाते हैं? इनको हम टेम्पररी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इनको? हम क्या करते हैं, हमने क्या किया बच्चों, एक 75 सेंटीमीटर हमने एक लॉन्ग पीस ऑफ एक इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर ले ली। हमने एक वायर ले ली, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक वायर ले ली, एक आयरन नेल लिया, कम से कम 6 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। सपोज ये हमारे पास क्या है? आयरन नेल है, ठीक है ना। ये हमारे पास आयरन नेल है, ठीक है ना। ये नेल है। हमने एक वायर ली थी 75 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमने इस वायर को इस आयरन रेल पे क्या करा? ऐसे लपेटा। इस तरीके से हमने वायर लपेट दी इस पे, ठीक है ना। ऐसे वायर लपेटी और इसके जो फ्री एंड्स हैं इसको हमने एक सेल के साथ कनेक्ट किया। इसके जो फ्री एंड्स है इसको हमने सेल के साथ कनेक्ट किया। हमने एक सर्किट बनाया, ठीक है ना। ये हमने सर्किट बनाया, ये हमारा स्विच हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? स्विच है। ये ऑन पोजीशन में मैंने अभी स्विच रखा हुआ, इसको हमने कनेक्ट कर दिया वायर को, ठीक है ना। अच्छा, हमने क्या किया, कुछ पिंस, कुछ जो छोटी छोटी पिन होती है ना, उसको हमने क्या किया? नेल के आसपास ऐसे फैला दिया। यहाँ पे नेल के आसपास हमने कुछ फैला दिया। हमने करंट को स्विच किया, ऑन करा। हमने देखा कि भाई जैसे करंट को हम स्विच करते हैं, मतलब ऑन करते हैं, जो पिन है, जो पिन्स होंगी वो इसकी तरफ जाके अट्रैक्ट होने लगती है, इस आयरन नेल पे जाके अट्रैक्ट। पहले तो कुछ नहीं हो रहा था, जब स्विच ऑफ था तो इसके आसपास जो पिन पड़ी थी वो वैसे की वैसी थी। जैसे हमने स्विच ऑन करा, ये पिन है वो इस आयरन नेल की तरफ जाके आकर्षित हुई, अट्रैक्ट हुई, है ना। जैसे हमने करंट बंद किया, वापस से जो पिन थी वो छूट गई। तो यहाँ पे जो कॉइल है, इस एक्टिविटी में जो कॉइल है बच्चों, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उससे। तो जब इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ किया हमने, तो कॉइल ने क्या किया? अपना मैग्नेटिज्म लूज कर दिया। ऐसे कॉइल्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम क्या कर सकते हैं? मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स। तो आपको समझ आया बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम मैग्नेट्स बनाते हैं पर टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं, और बड़ी बड़ी क्रेन्स क्या करती है? सामान उठाने के लिए उन पे क्या लगा रहता है? आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहता है। जैसे आपने उसको ऑन करा, स्विच ऑन को जैसे आपने ऑन करा, तो जो भी
मैग्नेट से रिलेटेड चीजें होगी वो क्रेन क्या कर देगी, उसको लिफ्ट कर देगी, उठा लेगी, है ना, चिपक जाएगा उस पे, उठा के अब उसको दूसरी जगह उसको क्या करना है, डिस्पोज करना है, तो वापस से उस जगह पे जाके वो उसको स्विच ऑफ कर देगा, तो सारी सारी चीजें छूट जाएंगी। तो इस तरीके से क्रेन क्या करती है, क्रेन क्या करती है, इस तरीके से इस्तेमाल करती है। तो समझ आओगे आपको टेम्परेरी मैग्नेट्स होते क्या है, कि जो ऐसे कॉइल्स जो अपना मैग्नेटिज्म गेन करते हैं on switching on the current, and as soon as they lose their magnetism while switching off the current, they are called electromagnets, उन्हें हम electromagnets कहते हैं, which are also known as टेम्परेरी मैग्नेट्स। ठीक है ना, तो ये थी आपके बच्चों मैग्नेट से रिलेटेड, मैग्नेट्स ये चीज होती है। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि ये होती क्या है। तो इस तरीके से आपने आज देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ आपने इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में समझा, है ना, आपने एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में जाना क्या होते हैं, साथ ही साथ आपने देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, उससे क्या क्या चीजें होती है। साथ ही साथ आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जाना जो कि आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड है। तो ये सारी बातें आपको मेरे ख्याल से आज समझ आई होंगी, है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए ताकि आपको और चीजें समझ में अच्छे से आए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस।